नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी। देखिए, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बजा दी है। जो राज्य हैं मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसके पहले सभी राज्यों में चुनाव होंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा, 7 नवंबर और 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को। 5 राज्यों के इस चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का मूड भी बताया जा रहा है कि देश का मूड कैसा होगा 2024 में। हालांकि हमने यह भी देखा है कि 2018 में कई राज्यों में बीजेपी की हार हो गई, लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी ने परचम फिर से लहरा दिया, बड़ी जीत हासिल की। तो इन 5 राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से देश के जाने माने जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। स्वागत है अजीत जी। हम आपसे यह समझना चाहेंगे कि अभी अभी चुनाव का ऐलान हुआ है और लगातार आप दिल्ली में बैठकर या फिर इन प्रदेशों में जाकर वहां क्या स्थिति है, जमीनी हकीकत क्या है, इसको आप समझते रहे हैं। ओपिनियन पोल्स भी आते रहे हैं, तो एक एक राज्य को हम समझना चाहेंगे। तो अजीत जी, चुनाव का ऐलान तो हो गया, इसके बाद क्या? देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस चुनाव की जो तारीखों की घोषणा हुई है, आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की है। उसको लेकर सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है और जो कहना चाहता हूं मैं, वो ये है कि 5 राज्यों के चुनाव है विधानसभा के और सिर्फ 679 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है। 679, सिर्फ 679 विधानसभा सीटें हैं और ये चुनाव चलेगा पूरे 2 महीने। ये वही चुनाव आयोग है जो कहता है कि हम पूरे देश में सारे चुनाव एक साथ करा लेंगे और 5 राज्यों के चुनाव 4 दिन में होंगे और पूरे 2 महीने का समय लगेगा। आज से आचार संहिता लागू हो गई जो 3 दिसंबर तक लगी रहेगी और 7 नवंबर, 17 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर इन 4 तारीखों पर चुनाव होगा। 7 नवंबर को जहां वोट डलेंगे उनको भी नतीजों के लिए 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। हम लोग जानते हैं किस तरह की स्थितियां आजकल होती हैं कि चुनाव जैसे वोटिंग होती है उसके बाद हर कैंडिडेट, जो भोजपुरी में जो बोलते हैं हम लोग यहाँ बिहार में, अगोर के बैठा रहता है ईवीएम को कि कोई गड़बड़ी मत हो जाए, कहीं कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतगणना केंद्र सारे जहां भी मतगणना केंद्र है। अब आप सोचिए कि 7 नवंबर को वोटिंग हो जाएगी और 3 दिसंबर तक लोग बैठे रहेंगे रिजल्ट के लिए। तो ये बहुत एक अजीब तरह की स्थिति है कि आप चुनाव करा लीजिए, 2 फेज में करा लीजिए, 1 फेज में करा लीजिए, 7 और 10 नवंबर को चुनाव खत्म करिए दिवाली के पहले। लेकिन वो नहीं, अब ये पूरे 2 महीने चुनाव चलेगा, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, तब जाके दिसंबर फर्स्ट वीक में ये 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि जहां हम कह रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे। आप सोचिए कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, जब 543 लोकसभा और 4100 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराना होगा, तो इस चुनाव आयोग को कितना टाइम लगेगा? तो 2 साल लग जाएगा चुनाव ही कराने में। तो खैर, एक तो ये पहली बात थी जो हम कहना चाहते थे। अब जो दूसरी बात है, वो सबसे अहम बात, ये हर आदमी पूछता है कि ये 5 राज्यों के चुनाव हैं और लोकसभा के ठीक पहले यही चुनाव हो रहे हैं, तो इनका क्या असर होगा लोकसभा चुनाव पर? आमतौर पर क्या कहा जाता है ज्ञानेश्वर जी, इस तरह के चुनावों को सेमीफाइनल कहते हैं लोग, कि ये लोकसभा के चुनाव फाइनल है, ये सेमीफाइनल है। लेकिन ये सेमीफाइनल वाला प्रतीक बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि खेलों में जो सेमीफाइनल में हार जाता है वो फाइनल नहीं खेलता है। यहां तो क्या होता है कि यहां तो सेमीफाइनल हारने वाला कई बार फाइनल जीत जाता है, जैसा पिछले ही चुनाव में हुआ। 5 साल पहले 2018 के चुनाव में इन 5 राज्यों में बीजेपी ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया था। 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी 15 साल की निर्बाध सत्ता गंवाई थी। 2003 से लगातार सरकार में थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और 2018 में बीजेपी चुनाव हार गई दोनों राज्यों में। राजस्थान में हर 5 साल पर जो राज बदलने का रिवाज था वो रहा, 5 साल में सत्ता बदल गई, कांग्रेस आ गई, वहां भी बीजेपी हार गई। और तेलंगाना में बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा, चंद्रशेखर राव की पार्टी जीती, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी रही, ओवैसी की पार्टी से भी नीचे। मिजोरम में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 1-1 सीटें मिली थी। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आया, जैसा आपने कहा, तो फिर नरेंद्र मोदी ने परचम लहरा दिया। बीजेपी 5 राज्यों में, 4 राज्यों में, मिजोरम तो छोड़ दीजिए, 4 राज्यों में बहुत शानदार जीती। तेलंगाना तक में बीजेपी को 4 लोकसभा सीटें मिली, जहां उसकी विधानसभा सीटें 3 थी। विधायक से ज्यादा उसका एमपी जीत गया तेलंगाना में। छत्तीसगढ़ में जहां 90 विधानसभा में सिर्फ 15 विधानसभा सीट जीती थी बीजेपी, वहां लोकसभा की 9 सीट जीत गई 11 में से। राजस्थान की सारी लोकसभा सीटें जीत गई, जहां वो विधानसभा चुनाव हारी थी 6 महीने पहले। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीत गई बीजेपी।
तो इन चुनावों से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है, हम लोगों को नहीं पहुंचना है, और हम लोग तो नहीं पहुंच रहे हैं। बाकी लोगों को भी हमारी सलाह यही है कि अभी इन चुनाव नतीजों के आधार पर कोई लोकसभा चुनाव का निष्कर्ष निकालने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि लोकसभा के नतीजे कैसे आएंगे इस आधार पर। इसमें कोई भी जीते हारे, चलिए, निष्कर्ष निष्कर्ष नहीं निकालते, ठीक है अजीत जी, निष्कर्ष नहीं निकालते, लेकिन हम समझना ये चाहते हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, यह चुनाव तो मोदी बनाम राहुल गांधी माना ही जाएगा, और इन 5 राज्यों में चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, और जो अभी जातिगत जनगणना को लेकर बहस छिड़ी है। बिहार सबसे पहला राज्य बना है जिसने जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी कर दी है। हम आएंगे, आप बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा, तेलंगाना में क्या होगा और मिजोरम में क्या होगा, लेकिन मुद्दे क्या होंगे, और यह लड़ाई राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी तो है ना? बिल्कुल है। उसको और प्रिसाइजली कहें तो पहले एक पहला जो लड़ाई किसके बीच है ये कहना हो तो फिर हम लोग पहला जो प्रतीक होगा वो इंडिया वर्सेज एनडीए है। इस बार एक गठबंधन बन गया है कि इंडिया एक वर्सेस तरफ इंडिया। इंडिया, जब जैसे विपक्षी गठबंधन बना और उन लोगों ने अपना इंडिया नाम रखा, उसी दिन एनडीए की भी बैठक हुई एक, और 38 पार्टियों को बुलाया गया, सबका स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं, जबकि पिछले 8-9 साल से एनडीए की कोई बैठक नहीं हो रही थी। तो ये एनडीए बनाम इंडिया का चुनाव है। हालांकि गठबंधन उस तरह से नहीं है, कोई गठबंधन की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है इन राज्यों में। चुनाव मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी वर्सेज कांग्रेस ही है। लेकिन चूंकि धारणा के स्तर पर पूरे देश में यह हो गया है कि 2 गठबंधन है, एक गठबंधन है जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, तो भले यही दोनों पार्टियां लड़ेंगी, लेकिन यह माना जाएगा कि एनडीए वर्सेस इंडिया का चुनाव है। इसीलिए धारणा के स्तर पर इसका बहुत बड़ा असर होगा। चुनाव नतीजों का निष्कर्ष नहीं निकाले, लेकिन जो एक परसेप्शन बनता है आम आदमी के बीच में, जो एक धारणा बनती है कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है, वो धारणा इंडिया वर्सेज एनडीए की बनेगी। अगर कांग्रेस बढ़िया परफॉर्म करती है तो ये माना जाएगा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया मजबूत है, क्योंकि इंडिया ने एक अनाउंस किया है ना अपोजिशन की पार्टीज ने कि हम लोकसभा चुनाव में 1-on-1 कर देंगे, बीजेपी के खिलाफ हर सीट पर अपोजिशन का एक कैंडिडेट होगा। तो उस 1-on-1 का जो आइडिया है उसकी परीक्षा होनी है इन चुनावों में। एक तेलंगाना को, मिजोरम को छोड़ दे, जो मान लीजिए कि मिजोरम तो बहुत छोटा राज्य है, तेलंगाना साउथ में है जिस पर अभी बहुत फोकस नहीं है, लेकिन इन तीनों राज्यों में जो 3 बड़े राज्य हैं वहां 1-on-1 ही होगा, हर सीट पर एक बीजेपी एक कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। तो ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की भी लड़ाई है। इससे एक धारणा बनेगी अगले लोग। चलिए, तो इंडिया वर्सेस एनडीए, अजीत जी, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, ठीक है, हम ये मानते हैं, लेकिन यदि हम राज्यों की बात करें कि जिस तरीके से ओबीसी कार्ड को पूरे देश में, मतलब इंडिया ने, राहुल गांधी ने शुरुआत की, नीतीश कुमार और लालू यादव ने, ओबीसी राजनीति को जो हथियार बना लिया गया है, क्या वह हथियार इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कारगर बैठेगा, कुछ रंग दिखाएगा या फ्यूज हो जाएगा? उसी पर हम अभी आ रहे थे, अपनी बात उसी पर हम ले जा रहे थे, उसी दिशा में कि जब इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई होगी तो परीक्षा दोनों के एजेंडे के होगी। दोनों का क्या एजेंडा है? एक तरफ बीजेपी का एजेंडा है जिसमें हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है और मजबूत नेतृत्व है। ये 3 चीजें हैं मुख्य रूप से, हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, मजबूत नेतृत्व है। और उसके मुकाबले इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास कास्ट सर्वे है, जाति गणना है, सामाजिक न्याय है और आरक्षण बढ़ाने की घोषणा है। ये 3 चीजें हैं। तो जिस तरह से हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी केंद्र में मजबूत सत्ता होती है तो उसके खिलाफ लड़ाई का बिगुल बिहार से बजता है और एजेंडा भी बिहार तय करता है। ये 1977 में भी सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ एजेंडा तय किया था बिहार ने। 1989 में भी 400 से ज्यादा एमपी के बहुमत वाली राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ एजेंडा तय किया था बिहार ने। और आज भी पूर्ण बहुमत की जो सरकार है, बहुत पावरफुल सरकार है केंद्र में, उसके खिलाफ एक एजेंडा तय किया है बिहार ने। और वो एजेंडा है जाति गणना का, सामाजिक न्याय का और आरक्षण की सीमा बढ़ाने का। तो इन 5 राज्यों के चुनाव में उस एजेंडे की परीक्षा होनी है। बिहार ने रास्ता दिखा दिया। बिहार ने एक जाति गणना के आंकड़े भी जारी कर दिए। और आपने देखा होगा चुनाव की घोषणा आज हुई है, उसके 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी करके कह दिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अब इसका मतलब है कि ये एक तरह की आधिकारिक घोषणा हो गई, सरकार ने अनाउंस कर दिया जाति गणना की। अब आचार संहिता लग गई तो हो सकता है कि वो ना हो, उस बीच नई सरकार आए वो कराए, लेकिन इसका क्रेडिट भी कांग्रेस पार्टी लेगी कि हमने जाति गणना कराने की घोषणा की है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में कांग्रेस बार बार ये कहती रही है कि हमारा ओबीसी सीएम है,
हमने पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री जी बनाया हुआ है। तो हम ओबीसी गणना की जब भी बात हो रही है तो सिर्फ ओबीसी के आंकड़े आने की बात हो रही है कि नहीं, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का नहीं, नहीं, मुख्यमंत्री हम है ना, मध्य राजस्थान और प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ बीजेपी का बता रहे हैं। मुख्यमंत्री है ना। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह छत्तीसगढ़ भी जी। कांग्रेस का ओबीसी मुख्यमंत्री है और मध्य प्रदेश में बीजेपी का भी जी ओबीसी मुख्यमंत्री है। तो एक तरह से एजेंडा वो बिल्कुल। तय होता दिख रहा है कि ये ओबीसी वोट की जो लड़ाई है बिहार में भी शुरू हुई है, वो लड़ाई इन तीनों जी राज्यों में, अभी हम लोग तेलंगाना और मिजोरम बाद में बात करेंगे, इन तीनों राज्यों में वो लड़ाई पूरे फोर्स के साथ लड़ी जाएगी। ये ये लड़ी जाएगी। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ ने ऑलरेडी आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है। वहां अभी गवर्नर के यहाँ फाइल रुकी हुई है, नहीं जी तो विधानसभा से पास करके और 76% आरक्षण कर दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। उसने आदिवासी हम्म आरक्षण भी बढ़ाया है, दलित आरक्षण भी और ओबीसी आरक्षण भी। और जो 50% की सीलिंग थी कि जी 50% नहीं कर सकते हैं, वो सीलिंग टूट गई थी पहले ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से। तो उसके ऊपर भी 17% और जी आरक्षण दे दिया है छत्तीसगढ़ ने। तो अब ये जाति के आंकड़े ले आएंगे, उस आंकड़े के आधार पर हम आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। ये दो चीजें जो हम लोगों ने देखा कर्नाटक के चुनाव में, मई में कांग्रेस ने ये दोनों चीजें बहुत कायदे से ये दोनों चीजें कही कि हम आरक्षण की सीमा 75% करेंगे, जाति गणना कराएंगे। वो बातें इन तीनों राज्यों जी में कही जाएगी, कांग्रेस बहुत फोर्सफुली कहेगी। बीजेपी इसको लेकर के बैकफुट पर होगी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि हिंदुत्व का जो बड़ा मेटा नैरेटिव है उसमें कोई छोटी छोटी चीजें, जातियों का विभाजन हो। तो ये लोकसभा चुनाव के लिए ये एक बड़ी भारी परीक्षा होगी इन तीन राज्यों में, जो हिंदी पट्टी के हिंदी भाषी राज्य हैं, बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं। उन राज्यों में जाति का एजेंडा कितना चलता है, लोग हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर ही जाते हैं या जाति के आधार पर विभाजन होता है वोटों का, ये इन तीन राज्यों में पता चलेगा। इन तीन राज्यों में अभी अगले कुछ दिनों में जब टिकटों की घोषणा होगी तो उसमें भी ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी ओबीसी के कितने उम्मीदवार उतारती है, उसमें मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के कितने उम्मीदवार होते हैं, ये सारी घोषणाएं अभी होंगी। इसलिए ये जाति का मुद्दा सबसे बारीकी से देखने की बात है। इस चुनाव में इस एजेंडे की परीक्षा होनी है इन राज्यों में, ज्ञानेश्वर जी। चलिए, तो परीक्षा होनी है हिंदुत्व बनाम जातिवाद। तो अब देखिए, हम राज्यों की बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है। और आपने प्रारंभ में ही कहा कि जो राजस्थान का इतिहास है, सरकारें बदल जाती है 5 साल के बाद। लेकिन वहां हम घमासान इंडिया में भी देख रहे हैं, मतलब कांग्रेस में, और एनडीए में, मतलब बीजेपी में देख रहे हैं। बीजेपी ने वसुंधरा राजे को किनारे कर रखा है और उधर कांग्रेस में सचिन पायलट हाशिए पर है। 200 सीटें हैं। और यदि हम पुराने चुनाव की बात करें, 2018 के ही चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस को 100 सीटें आई थी, बीजेपी को 73, बीएसपी को 6 और अन्य को 21। तो अशोक गहलोत तो बहुत दावे कर रहे हैं, इधर बहुत तेजी में भी है, इस उम्र में भी बहुत तेजी में है। तो राजस्थान के हालात क्या कह रहे हैं, मिजाज क्या बता रहा है? कांग्रेस खत्म हो जाएगी, मतलब सत्ता से बाहर जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, या फिर कांग्रेस उस मिथक को तोड़ देगी कि 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती हैं? देखिए, ये मिथक तो कई जगह टूटे हैं इधर आसपास, कुछ कुछ वर्षों में आप देखें तो कई जी राज्यों में मिथक टूटा है। जैसे केरल में टूटा, लगातार दूसरी बार कम्युनिस्ट जी पार्टी आ गई। उसके पहले पंजाब में टूटा था, लगातार दूसरी बार अकाली दल आ गई थी। तो ये मिथक टूटते हैं, लेकिन अभी जैसे हिमाचल प्रदेश में नहीं टूटा, 5 साल में रिवाज बदल गया। तो रिवाज बदल भी सकता है। जी और ये बात आप देखिए, अशोक गहलोत चाहे हम्म, जितना भी कॉन्फिडेंस शो करें, राहुल गांधी ने खुद ही पंक्चर जी कर दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं और राजस्थान में हम्म, नजदीकी मुकाबला है, हम जीत भी सकते हैं। तो जब जब पार्टी का जी सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी, और वही उसको लेकर के उतने कॉन्फिडेंट नहीं है जितने कॉन्फिडेंट वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर हैं, इसका मतलब राजस्थान में कहीं ना कहीं हम्म, कांग्रेस बैकफुट पर है। और वो बैकफुट पर होने के कई कारण जी हैं। पहला कारण तो आपने खुद ही बता दिया कि सचिन हम्म, पायलट जो एक बहुत ही मजबूत नेता है, और पिछले चुनाव के समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे, एक तरह से उनकी कमान में चुनाव हुआ था, और उनकी वजह से भी जी काफी बड़ा एक वोट जुड़ा था कांग्रेस के साथ। वो अभी एकदम हाशिए पर हैं। उनके लोगों को इस बार कितनी टिकट मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। उनके लोगों की टिकट काटने की भरपूर कोशिश हो रही है, उनको किसी तरह से किनारे रखा जाए ताकि जी चुनाव के बाद वो किसी तरह की दावेदारी न कर सके। ये कांग्रेस के अंदर हो रहा है। अच्छा, दूसरी और कई हम्म, लड़ाइयां हैं जो बीच में, तो ऐसी लड़ाई हो गई थी जब सचिन पायलट अपने कुछ 17-18 विधायकों को लेकर के दिल्ली के पास आके बैठे हुए थे। तो अंदरूनी टकराव इतना बढ़ गया जी है। अभी उनके एक समर्थक विधायक ने बजाबता एक विवाद खड़ा कर दिया कि मेरे पास एक लाल डायरी है,
कांग्रेस के ही विधायक थे और वो विधानसभा में उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कि लाल बिल्कुल डायरी है, इसमें कच्चा चिट्ठा है सरकार के भ्रष्टाचार का। इस बात को कांग्रेस ने, बीजेपी ने पकड़ लिया और प्रधानमंत्री हर जगह ये कह रहे हैं कि वो लाल डायरी का रहस्य है और ये बहुत भ्रष्ट सरकार है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और आंतरिक जो खींचतान है कांग्रेस के भीतर, वो बड़ा भारी सेटबैक है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के प्लस पॉइंट ये जी है कि इस साल बजट के बाद अशोक गहलोत ने जितनी घोषणाएं की है, जितनी बड़ी योजनाएं वो लेके आए हैं, वो चिरंजीवी योजना लेके आए हैं जो हेल्थ की बहुत ही कमाल की योजना है, जिससे तमाम लोगों को, बहुत बड़ी आबादी को उसका लाभ हो रहा है। वो गिग वर्कर्स के लिए एक योजना लेकर जी के आए, ये जो रोजाना पर काम करते हैं उन लोगों के लिए योजना लेकर के आए। वो लगातार, और सिलेंडर का दाम सबसे पहले उन्होंने कम किया कि हम 500 कर देंगे। तो हेल्थ की योजना हो, एजुकेशन की हो, महिलाओं को लाभ पहुंचाने की हो, एकदम कमजोर वंचित वर्ग हो, तो ये उन्होंने बड़े खुले दिल से पैसे भी बांटे हैं, योजनाएं घोषित की हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है। वो पिछड़ी जाति से आते हैं जी और एक जाति का नैरेटिव बना है। हम्म, दूसरी तरफ अगर जी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का स्ट्रेंथ ये है कि कभी भी बीजेपी हारती है तब भी 70-75 से कम नहीं होती हैं सीटें उसकी। पिछली बार भी आपने देखा, हारने के बिल्कुल बाद भी बिल्कुल 73 सीटें थी। कांग्रेस हारती है तो खत्म होकर के 35-40 जी सीट पर आ जाती है। तो बीजेपी, इसका हम्म, मतलब बीजेपी का एक कोर वोट है जो हमेशा उसके साथ रहता है। प्रॉब्लम इस बार ये हो रही है ज्ञानेश्वर जी कि 2003 के बाद ये पहला चुनाव है 20 साल में जब बीजेपी वहां चेहरा नहीं घोषित कर रही है। 2003 के बाद 4 जी चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे पर लड़े गए, जिसमें से 2 बार बीजेपी जीती, 2 बार हारी। तो हर बार चेहरा वसुंधरा राजे का होता था। पिछली बार नरेंद्र मोदी के आ जाने, प्रधानमंत्री बन जाने के बावजूद पिछला विधानसभा चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे पर हुआ। वो मुख्यमंत्री जी थी। तो इस हम्म, बार वो चेहरा नहीं है और जी इस बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि कमल का फूल हमारा चेहरा है। तो कमल का फूल चेहरा है, इसका मतलब होता है कि प्रधानमंत्री मोदी चेहरा है। कमल के फूल का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इतना बड़ा जोखिम बिल्कुल प्रधानमंत्री ने ऐसे नहीं लिया है कि हम अपने चेहरे पर, वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, बिना कोई चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ रहे हैं, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, कहा जा रहा है कि जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, वो भी चुनाव लड़ेंगे। राज्यवर्धन राठौर के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो तमाम दिग्गज नेताओं को लड़ा करके और नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर चुनाव को ले आए। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये जी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और एक जी मजबूत नेतृत्व का उनका जो अभी तक का जो एजेंडा रहा है, जो मुख्य कोर मुद्दा है, उस पर चुनाव होगा। ये स्ट्रेंथ है बीजेपी की। उसकी कमजोरी यही है कि वसुंधरा और उनके जी करीबी लोग क्या करते हैं। अगर उसमें खींचतान होती है और अंदर खाने अगर वसुंधरा राजे को ये लगता है कि अब ये हमको तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो हम क्यों नहीं सबोटाज करें, किसी और को नहीं बनने दें। ये ऐसा संभव होता है राजनीति में, आप भी जानते हैं। और जब जब सचिन पायलट अपने बिल्कुल विधायकों को लेकर के दिल्ली आए थे, उस समय ये माना जाता है कि वसुंधरा राजे ने अगर अंदर खाने पर्दे के पीछे से मदद नहीं की होती तो गहलोत की सरकार गिर जाती। तो ये समय से ये जी कहानियां चल रही हैं। तो अभी विधानसभा चुनाव में अगर कोई हम्म, भीतरघात न हो तो राजस्थान में बीजेपी बेटर प्लेस्ड है। बीजेपी चुनाव जीतने की, बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में है कांग्रेस के मुकाबले राजस्थान में। राजस्थान में बीजेपी ज्यादा अच्छी स्थिति में है, आपने कहा। चलिए हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। बहुत बड़ा संग्राम दिख रहा है। सारे केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने के लिए मोदी ने उतार दिया है। शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर रहे हैं, लेकिन जो वहां उम्मीदवारों की सूची जारी हुई, अब तक शिवराज सिंह चौहान भी वेटिंग लिस्ट में। कई केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिल गया, सांसदों को टिकट मिल गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान वेटिंग लिस्ट में रखे गए। तो मध्य प्रदेश को लेकर क्या प्लान है कमलनाथ? आपको याद ही होगा 2018 में तो जब नतीजे आए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर जो तोड़कर सरकार बीजेपी ने बना ली, शिवराज सिंह चौहान। तो राहुल गांधी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हम जीतने ही जा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी के दावे में दम है या नरेंद्र मोदी के कमल में इतनी ताकत है कि वह फिर से खिल जाएगी? जो बात राजस्थान में है ज्ञानेश्वर जी, वही बात मध्य प्रदेश में। यहां भी 2003 के बाद से बीजेपी चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ती थी। 2003 में उमा भारती को चेहरा बना करके, मुख्यमंत्री का दावेदार बना करके और बीजेपी चुनाव लड़ी थी और 2/3 बहुमत से जीती थी। तब दिग्विजय सिंह का 10 साल का राज खत्म हुआ था। फिर उमा भारती कहीं बाबूलाल गौर आए और उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री हैं। और 2008, 13 और 18 का चुनाव पार्टी उनके चेहरे पर लड़ी और हर बार बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। 2 बार तो बड़े बहुमत से जीत करके सरकार बनाई। और 18 का चुनाव जो बीजेपी हारी थी, उसमें भी बीजेपी को 1% वोट ज्यादा था कांग्रेस से और सीटें भी सिर्फ 5 कम थी। 109 सीटें थी बीजेपी को, 114 सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को।
तो ये बिल्कुल, बहुत कांटे बिल्कुल। का मुकाबला था और 1% सीट से 1% वोट से उस समय भी बीजेपी लीड कर रही थी। लेकिन अब क्या जी, है, उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी, सवा साल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के विधायकों से इस्तीफा करा करके जो बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से एक जो मोरल अथॉरिटी होती है जो शिवराज सिंह चौहान की थी, वो कम हो गई है। और जैसा आपने कहा कि शिवराज सिंह जी, चौहान के नाम की अभी घोषणा नहीं हुई है, तो बीजेपी की तरफ से उसका एक तकनीकी कारण बताया जाता है कि अभी हम सिर्फ हारी हुई सीटों पर अनाउंस कर रहे हैं या उन सीटों पर कर रहे हैं जहां हम कैंडिडेट बदल रहे हैं। इसीलिए अभी तक जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो बुधनी विधानसभा सीट है, वहां से अनाउंसमेंट, उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ है। फिर भी 7 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जैसा बड़ा मंत्री, प्रहलाद पटेल जैसा बड़ा मंत्री, और वो अपने फग्गन सिंह कुलस्ते जैसा बड़ा मंत्री, ये तीनों बड़े नेता हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर और जी, प्रहलाद पटेल तो मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाते थे। इनको चुनाव में उतार करके बिल्कुल। बीजेपी ने इस बार वो किया है जो 2003 से अभी तक नहीं किया था। चेहरा हटा दिया उसने शिवराज सिंह चौहान का, केंद्रीय नेतृत्व ने। सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, कमल जी, के फूल पर लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री अगर जीतते हैं तो कोई भी हो सकता है, तोमर भी हो सकते हैं, प्रहलाद पटेल भी हो सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वेटिंग में है, वो भी हो सकते हैं। इस बार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनाव में लड़ा दिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं, तो कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। इसका नतीजा ये हुआ है। नहीं तो अजीत जी कैलाश विजयवर्गीय तो बड़े दुखी थे जब उनके नाम का ऐलान किया गया कि जब चुनाव लड़ना है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपने बात की, कांग्रेस छोड़कर आए बीजेपी में, लेकिन वे रेस में कहां हैं, रहे कि पिछड़ गए? उनके समर्थकों का टिकट भी काटा जा रहा है और वे भी नाराज बताए जा रहे हैं। जरा इस पर भी यही विचार ये करें। अभी जो अंदरूनी खींचतान है वो राजस्थान में दिखता है कि वसुंधरा राजे जी, से कैसे अंदरूनी टकराव, लेकिन ज्यादा टकराव मध्य प्रदेश में है। जी, ज्यादा टकराव मध्य प्रदेश में जी, आप देखिए कि किस तरह से हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये तमाम नेता उतार दिए गए और सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की बात हो गई कमल के फूल पर। और शिवराज सिंह चौहान अपनी जी, सभाओं में ऐसा डिफाइंट वो डिफाइंस शो कर रहे हैं, ऐसा ऐसा डिफाइंट स्टैंड है उनका कि वो जनता से पूछते हैं कि शिवराज जी, को सीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जनता नारे लगा के कहती है कि होना चाहिए। वो पूछते हैं फिर कि नरेंद्र मोदी को जी, प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो जनता कहती है होना चाहिए। तो उन्होंने अपना एक नैरेटिव सेट कर दिया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। अब एक तरफ केंद्रीय जो आलाकमान है वो कह रहा है कि सामूहिक नेतृत्व, और शिवराज सिंह चौहान अपने नाम पर लोगों से मैंडेट मांग रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक बिल्कुल, नारा भी दिया है कि बिल्कुल, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं मैं, शिवराज हूं मैं। तो वो ये एक केंद्र सरकार अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी एक मैसेज दे रहे हैं कि शिवराज हूं मैं। अभी वो शहडोल के जी, कार्यक्रम में थे और महिलाओं से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही ज्ञानेश्वर जी। उन्होंने कहा कि मैं देखने में दुबला पतला हूं लेकिन लड़ने में बहुत तेज हूं। तो वो लड़ने में बड़े तेज हैं शिवराज सिंह चौहान, और जी, वो तेजी देखिए कि वो दोबारा जी, सरकार बनाई उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरवा करके, और फिर वही मुख्यमंत्री बने। आलाकमान की भी मजबूरी हो गई कि शिवराज को ही मुख्यमंत्री बनाए। तो शिवराज सिंह चौहान की एक ऐसी जी, छवि है वहां, एक ऐसे जो आप समझ सकते हैं कि जो छवि एक तरह से बिहार में नीतीश कुमार की है कि जितना कमजोर तबका है, गरीब है, वंचित है, महिलाएं हैं, वो उनको पसंद करती हैं। उनमें अपनी रक्षा देखती हैं, वो लोग देखते हैं। तो यही उनकी बड़ी ताकत रही है शिवराज सिंह चौहान की। और मध्य प्रदेश क्या है कि बड़ा रिलीजियस स्टेट है। वहां के लोग धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, बड़ी आबादी, 90% के करीब आबादी हिंदू है। तो वो एक उस तरह का उनका रुझान बीजेपी की तरफ होता है। अब मुश्किल यह है कि एक तरह से पूरे 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई है वहां। और जो खींचतान है, जो अब जी, आपने सवाल किया, हम उस पर आते हैं, वो बहुत ज्यादा हो गई है एकदम ग्राउंड लेवल पर। अब जैसे ग्वालियर चंबल संभाग है और वहीं के नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर और वहीं के नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं दोनों। जी, और मुरैना से एमपी हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और गुना से एमपी होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों उसी जगह है। अब ये दोनों के समर्थक एक दूसरे को निपटाएंगे कि हमारे नेता का ब्राइट चांस तभी होगा जब दूसरा हारेगा। तो एक दूसरे के समर्थकों को बिल्कुल, हराने की कोशिश ग्वालियर चंबल संभाग में देखिएगा, सिंधिया और तोमर के समर्थक एक दूसरे को निपटाने की कोशिश करेंगे। यही हाल जिस तरह से आप हर रीजन में एक एक कैंडिडेट उस तरह का आ गया है, एक एक दो दो कैंडिडेट आ गए हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों को इतने सारे लोगों से एक तरफ कांग्रेस से लड़ना है और दूसरी तरफ इतने सारे लोगों से भी लड़ना है कि ये लोग न जीते या इनके समर्थक कम जीते, ताकि नेता चुनने के समय जब बात आए तो हम चुने जाए। तो प्रहलाद पटेल को भी अभी बात हो रही थी कि उनको सीएम बनाया जा सकता है, बीच में ही बनाने की बात हो रही थी। तो एक तरफ वो पिछड़ी जाति के जी, नेता हैं, उनका एक सपोर्ट बेस है,
वो उमा भारती के साथ रहे हैं, जब उमा भारती पार्टी छोड़ के गई थी तो वो उनके साथ गए थे, बाद में वापस लौटे। तो एक उनका पिछड़ी जातियों के बीच में एक मजबूत आधार है, अपना पटेल खासतौर से जो उनकी जाति के लोग हैं, तो उनकी जाति का वोट उनकी तरफ जाता है, जी तो वो बाकी लोगों को निपटाने की कोशिश करेंगे जो दावेदार हैं दूसरे। तो ये जो खींचतान है मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर ज्यादा भीतरघात की संभावना है। उमा भारती भी दुखी दिखाई पड़ रही, उमा भारती उमा भी। भारती काफी दुखी हैं और वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा जी चुनाव लड़ेंगी। और वो इस बात को भी लेकर जी के दुखी हैं कि जो महिला आरक्षण का बिल आया है उसमें पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। वो बार बार इस बात की मांग कर रही हैं कि जी महिला आरक्षण की व्यवस्था करिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करिए उसमें। हालांकि वो साथ साथ ये भी कहती हैं कि हिंदुत्व का साथ मत छोड़िए, वो पिछड़ी जाति के लोगों से ये अपील भी कर रही हैं। और इस बीच ये हुआ है कि चुनाव के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले उनके भतीजे को मंत्री बना दिया गया है। वहां शिवराज सिंह की सरकार में उनके भतीजे को मंत्री बनाया गया है और पहली सूची में ही जी उनके जो करीबी लोग हैं उनको टिकट भी दिया गया है। लेकिन अभी भी उनके समर्थक पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम करेंगे, ये अभी इस पर सवालिया निशान है। दूसरी तरफ क्या है कि तो सब या बीजेपी निशान। बिखरी हुई है और उसके बरक्स कांग्रेस बड़ी एकजुट होकर के लड़ रही है। दो बड़े नेता हैं, जो भी अच्छा 2-3 बड़े नेता हैं, चाहे कमलनाथ हैं जिनको एक तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है, और दिग्विजय सिंह हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अरुण यादव हैं, जीतू पटवारी हैं, ये तमाम जो भी नेता हैं, जो कांतिलाल भूरिया हैं, जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली जी बार भी एकजुट होकर के लड़े थे, वो एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और कमलनाथ ने ये सारी कोशिश की है कि वो भी हिंदुत्व के लाइन पर ही रहे। उन्होंने अपने यहाँ इसी वजह से जो अपोजिशन की पहली रैली, इंडिया गठबंधन की पहली रैली तय हुई थी भोपाल में, जो रुकवा दी उन्होंने कमलनाथ ने। जी उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारे यहाँ रैली मत हम्म करिए क्योंकि इसमें सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोग भी आएंगे, स्टालिन आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, तो हम ये नहीं जी चाहते हैं। और वो बार बार दिव्य दरबार लगवा रहे हैं अपने यहाँ, अपने क्षेत्र में बुला करके बागेश्वर धाम के बाबा बाबा वीरेंद्र बागेश्वर धाम का। शास्त्री का। जी तो वो भी हिंदुत्व के एजेंडे पर हैं। जी और उनका सबसे बड़ी ताकत हम्म उनकी ये है कि कॉर्पोरेट के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, चुनाव प्रबंधन में माहिर हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों लोग। कास्ट का इक्वेशन भी एक बनाया हुआ है। जी और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, और बीजेपी के खिलाफ वहां अंदरूनी मतलब भीतरघात की संभावना ज्यादा है। तो जिस तरह से वहां राजस्थान में बीजेपी बेटर प्लेस्ड है, उस हिसाब से उसी तरह से मध्य प्रदेश में जी कांग्रेस की स्थिति थोड़ी थोड़ी बेहतर है। हालांकि लड़ाई बहुत नजदीकी है, पिछली बार जिस तरह था उसी तरह की नजदीकी लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस थोड़ी बेटर जी स्थिति में दिख रही है। चलिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बेहतर स्थिति में दिख रही है। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां 90 सीटें हैं, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने पिछली बार गजब का प्रदर्शन किया था, 68 सीटें। बीजेपी मात्र 15 पर सिमट गई थी, बीएसपी को 2 और अदर्स 5। तो इस बार क्या दिख रहा है छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस की वापसी होगी जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, या बीजेपी सत्ता छीन लेगी? अजीत जी। छत्तीसगढ़ में क्या है कि जो 68 सीटें कांग्रेस जीती थी, अब वो बढ़ के 70 हो गई हैं। 2 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए और वो दोनों सीटें जी भी कांग्रेस जीत गई। तो इसका मतलब है कि अच्छा सरकार चलाते समय भी सत्ता विरोधी माहौल नहीं है। आमतौर पर होता है इस तरह का जी कि आपने बिहार में भी देखा कि 2010 की उतनी बड़ी जीत के बाद 2000 जो बाई इलेक्शन हुए, 2009 के चुनाव के बाद जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें सब हार गए थे लोग चुनाव। आपको ध्यान होगा कुछ बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें बिल्कुल बिल्कुल। जेडीयू का, बीजेपी का बड़ा खराब जी परफॉर्मेंस हुआ था बाई इलेक्शन को लेकर के। तो जनरली ऐसा होता है कि बाई इलेक्शन जी में जो सत्तारूढ़ होता है उसको थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन अभी भी देखिए घोसी में जैसे हम्म, उत्तर प्रदेश में हुआ, वहां नहीं हुआ। वहां बाई इलेक्शन जी हुआ, वो बाई इलेक्शन भी कांग्रेस जीत गई दोनों सीटों पर। तो ये एक तरह से भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक करिश्मा है, वहां उनका एक जादू है। और वहां कांग्रेस बहुत ही अच्छी जी स्थिति में है, इस वजह से है क्योंकि बीजेपी ने अपना कोई लीडरशिप वहां खड़ा नहीं किया। 15 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे थे रमन अच्छा सिंह, उनको बिल्कुल किनारे कर दिया गया। यहां तक कि 2019 जी के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे अभिषेक सिंह की टिकट काट दी गई। जो एमपी थे उनकी टिकट जी काट दी गई लोकसभा चुनाव में। हालांकि जीत गई थी लोकसभा चुनाव बीजेपी, लेकिन वहां ग्राउंड का जो कनेक्ट है विधानसभा के हिसाब से, वहां बीजेपी का वैसा कनेक्ट नहीं है जैसा कांग्रेस का है। और इसका जो मूल कारण है वो लीडरशिप की कमी है। रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने अपना पूरा जो गोटियां बैठाना कहते हैं वो गोटी बिठा रखी थी हर जगह। अब वो सब कुछ बिखर गया, पूरी बिसात बिखरी हुई है बीजेपी की। हालांकि अब बीजेपी कह रही है कि राजनांदगांव जी से टिकट दिया जाएगा, रमन सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उनका चुनाव लड़ना कोई हम्म, बहुत बड़ा जोश नहीं पैदा कर रहा है बीजेपी के भीतर। और भूपेश बघेल क्या है कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, जो बिहार में अपने यहाँ कुर्मी जाति है, उससे वही उनकी भी जाति है। और उन्होंने
वहां अच्छा। क्या आदिवासी का, अभी आप देख रहे होंगे पिछले कई चुनावों से आदिवासियों की नाराजगी रही है बीजेपी से। मध्य चाहे कर्नाटक में देखिए कि जी। एक भी, या एक सिर्फ एक आदिवासी सीट कर्नाटक में भी बीजेपी जीत सकी। यही झारखंड में सिर्फ 2 सीट जीत सकी 28 में से आदिवासी की। तो आदिवासी की एक नाराजगी है बीजेपी से। तो आदिवासी पिछड़ा ये दो बड़ा वोट जो है छत्तीसगढ़ का, वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ अभी दिख रहा है। और 5 साल के राज में भूपेश बघेल ने भी हिंदुत्व का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने गाय, गोबर, गोधन को ज्यादा बिल्कुल। मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने वो गोबर, गोमूत्र खरीद रहे हैं जी। सरकारी पैसे से, और उसके लोगों को पैसे देकर के हम्म। और उसका अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो राम वनगमन पथ का जो है परियोजना उन्होंने शुरू की है छत्तीसगढ़ में। तो वो हिंदुत्व का रास्ता भी उन्होंने जी। पकड़ा हुआ है। इसलिए बीजेपी उस हिंदुत्व का जो एजेंडा चलती है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में काम आ सकता है, वो वहां थोड़ा उसकी धार धोतरी है, उस धार इतनी उतनी तेज नहीं है छत्तीसगढ़ में। और जो जाति जनगणना का मामला है या आरक्षण बढ़ाने का मामला है, तो छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी आरक्षण बढ़ा दिया है उन्होंने। तो सामाजिक समीकरण जी। बनाने की बात हो, सोशल इंजीनियरिंग की, सरकार में रहते हुए आम आदमी के प्रति ऐसा काम करना कि एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा न बने, और जो अपोजिशन की पार्टी है उसमें जी। लीडरशिप की कमी। ये 3-4 कारण हैं जिनकी वजह हम्म। से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है। एक विवाद कांग्रेस में था टीएस सिंहदेव को लेकर के, जो जिनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। बिल्कुल। वो हाँ। पहले बागी हो रहे थे, ढाई ढाई हम्म। साल सत्ता बदलने की जी। बात हो रही थी, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बना करके और उनको भी बराबर की भूमिका दे दी गई। और उनके बिजनेस इंटरेस्ट बड़े हैं, काफी बड़े कारोबारी हैं, उनके घराने काफी, उनके घर के लोग काफी बिजनेस करते हैं। तो उसमें भी कुछ जगह पर आंख मूंद ली गई। जी। तो एक तरह से वो विवाद एक तरह का खत्म होकर के कांग्रेस वहां ज्यादा एकजुट होकर के लड़ रही है। तो छत्तीसगढ़ इन 5 राज्यों में सबसे बेटर पोजीशन में अभी वहां कांग्रेस पार्टी है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखती है और बीजेपी के पास नेतृत्व का संकट है। चलिए अब आगे चलते हैं तेलंगाना और केसीआर के स्टेट में। केसीआर दिल्ली का सपना भी देख रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होगा? 119 सीटें हैं। बीजेपी ने मात्र 1 सीट जीती थी, कांग्रेस ने 19, और टीआरएस केसीआर की पार्टी 88, ओवैसी की पार्टी ने 60 सीटें जीती थी, 7, टीडीपी ने 2 और अदर्स 2। तो केसीआर क्या फिर से वापस आएंगे, दिल्ली का रास्ता भी बनाएंगे? बड़ा सवाल है। या कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में वहां है और बीजेपी लड़ाई में कहां तक पहुंची है? क्योंकि पिछले चुनावों में, लोकसभा चुनाव की बात हम नहीं करते, विधानसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन नहीं दिखा है बीजेपी का। ये आप ठीक कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव में बहुत खराब परफॉर्मेंस था। और पहले ही हमने कहा कि उस विधानसभा से ज्यादा उसके लोकसभा एमपी जीत गए, 4 लोकसभा एमपी जीत गए। जी। इस सब बीजेपी ने 6 जी। महीने पहले तक बड़ी मेहनत की थी तेलंगाना में। और ऐसा लग रहा था कि दक्षिण में तेलंगाना दूसरा राज्य हो सकता है जहां बीजेपी अपने पैर जमाएगी। कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य तेलंगाना जी। हो सकता था जहां बीजेपी अपने पैर जमा सकती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले 6 महीने में बीजेपी स्ट्रीम लूज कर गई है। बीजेपी की गाड़ी पटरी पर से उतर गई है तेलंगाना में। और इसका कारण यह है कि बीजेपी को, ऐसा मुझे लग रहा है कि बीजेपी को यह लगा, अपने फीडबैक जो मिला वो ये था कि अगर बीजेपी ज्यादा जोर लगाती है वहां, तो उसका फायदा कांग्रेस को हो सकता जी। है। केसीआर चुनाव हार सकते हैं, हंग असेंबली हो सकती है, और कांग्रेस बड़ी पार्टी हो सकती है। तो अभी बीजेपी का जो पहला लक्ष्य है वो वहां कांग्रेस को रोकना है, कि किसी तरह से कांग्रेस रुके। तभी जी। ऐसी चर्चा भी है, जो जो गॉसिप्स जो चलते हैं, जो यहाँ सत्ता के गलियारों की जो चर्चा होती है, वो ये है कि अंदर खाने किसी तरह का पैक्ट हो गया है बीआरएस और बीआरएस जिसका नाम अब, हाँ, टीआरएस जिसका नाम अब बीआरएस हो गया, भारत राष्ट्र समिति, उसमें और बीजेपी के बीच में जी। अंदर खाने एक पैक्ट हो गया है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने 13-13.5 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की, और बड़ा अटैक किया उन्होंने बीआरएस पर भी, चंद्रशेखर राव के परिवार पर भी, कांग्रेस पर भी। लेकिन वहां लड़ाई, सीधी जी। लड़ाई भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी कोई त्रिकोणात्मक लड़ाई बना पाएगी, इसमें संदेह है। बीजेपी ने जो हैदराबाद का, ग्रेटर हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव जीता था, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसको 48 सीटें मिली थी। लेकिन हैदराबाद जी। में विधानसभा की सीट कोई नहीं जीत सकता है। ये जो 7 सीटें आपने देखी, ये ओवैसी की पार्टी की सीटें हैं। ये सातों हैदराबाद लोकसभा की सीटें हैं, जहां से ओवैसी खुद एमपी होते हैं। जी। वहीं की 7 सीटें उनकी पार्टी जीतती है। तो उसके बाहर, हैदराबाद के बाहर उनकी पार्टी नहीं जीतेगी। उसके बाहर सारी लड़ाई जो है वो कांग्रेस और बीआरएस के बीच में होगी। तो उस लड़ाई में अब ये दोनों पार्टियां कहां खड़ी हैं? बीआरएस के खिलाफ, जो चंद्रशेखर राव की पार्टी जी। के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। जब से वहां विभाजन हुआ आंध्र प्रदेश के बाद और नया राज्य बना, तब से लगातार दोनों चुनाव उनकी पार्टी जीती है। लोकसभा में भी जीती है, विधानसभा में भी जीती है, दोनों चुनाव उनकी पार्टी जीती है। तो विधानसभा में 10 भी साल जीते। की एंटी इनकम्बेंसी है।
करप्शन के आरोप बहुत लगे हैं जो खुद ही बीजेपी नहीं लगाए हुए हैं, कांग्रेस को उसमें ज्यादा आरोप नहीं लगाने की जरूरत पड़ी। जी, फिर दिल्ली के शराब घोटाले में उनकी हम्म, बेटी का नाम आया हुआ है, के कविता का, और उनसे पूछताछ भी हो चुकी है, अभी भी समन पेंडिंग है, कोर्ट ने उन पर रोक लगाई है। तो जी, करप्शन का आरोप है, भाई भतीजावाद का आरोप है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। इसको फिर ये बीआरएस की कमजोरी है। इसके बरक्स कांग्रेस के साथ क्या है, कांग्रेस 10 साल अपोजिशन में रही है और वो अब पहली बार इतना खुल करके ये क्लेम कर रही है कि ये तेलंगाना राज्य हमने बनवाया है। ये ये कांग्रेस की सरकार के समय 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार ने आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना बनाया। हमने आपको नया राज्य दिया है, जी, उसका कुछ हमको आप क्रेडिट दीजिए, हमको वोट दीजिए। इस ग्राउंड पर वोट मांग रही है, इस आधार पर कांग्रेस वोट मांग रही है। दूसरा क्या हुआ है कि कर्नाटक में जीतने के बाद, मई में कर्नाटक जीतने के बाद उसका बड़ा मनोवैज्ञानिक असर तेलंगाना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी हुआ है, उसके सपोर्टर्स के ऊपर भी हुआ है। वहां जो रेवंत रेड्डी, जिनको जी, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो एमपी जीते थे, एमपी हैं वहां से कांग्रेस पार्टी के। और कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, उनके बहुत करीबी आदमी माने जाते हैं। एक तरह से ये उन्होंने ही उनको अध्यक्ष जी, बनाया है और कांग्रेस आला कमान ने डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी दी है कि वो तेलंगाना का विधानसभा चुनाव लड़वाए कांग्रेस। तो डीके शिव कुमार की पूरी टीम, बिल्कुल, जो कर्नाटक का चुनाव जिसने लड़ाया था मई में, वो पूरी टीम कैंप कर रही है तेलंगाना में। और सुनील कनुगोलू जो जी, मेन स्ट्रेटेजिस्ट हैं कांग्रेस पार्टी के उनको कांग्रेस पार्टी का प्रशांत किशोर कह सकते हैं, वो दो जगह फोकस किए हुए हैं, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में। उनकी टीम भी तेलंगाना में काम कर रही है। तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है, पिछली बार 19 सीट जीतने के बाद बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस को, उसके ज्यादातर विधायक पार्टी छोड़ करके चले गए। जी, अब यह है कि अपोजिशन की पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं रह गई है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ओवैसी की पार्टी हो गई है, कांग्रेस के विधायक 7 से भी कम हो गए। लेकिन इन सब का ग्राउंड पर जी, असर हुआ है। कर्नाटक के चुनाव से एक और चीज हुई कि ओबीसी और मुस्लिम वोट एक तरह से पोलराइज हुआ है कांग्रेस की तरफ। जो वहां जिस तरह से बजरंग दल और अच्छा, बजरंग बली का विवाद हुआ था और वो जीती थी कांग्रेस पार्टी, तो जी, तेलंगाना में जो ओबीसी जी, का वोट है और मुस्लिम वोट है, ये कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। और रेड्डी जो वोट है, जो बड़ा मजबूत और सबसे दबंग जाति का वोट है, रेड्डी वोट, वो कांग्रेस का कोर वोट है। वहां से कांग्रेस के 3 एमपी हैं, आपने भी अभी देखा, 3 एमपी हैं, वो तीनों रेड्डी हैं। उत्तम रेड्डी जो पहले अध्यक्ष थे, तीनों वो ने। हैं, रेवंत रेड्डी हैं, और एक तीसरी भी। तो इसका मतलब ये निकलता है दीदी कि तेलंगाना में जो लड़ाई है वो केसीआर बनाम कांग्रेस की लड़ाई है, बीजेपी वहां लड़ाई में कहीं नहीं है, बीजेपी के लिए नहीं कोई है, नहीं गुंजाइश है। नहीं है। वहां चलिए बीजेपी आखिरी स्टेट वहां आते हैं वहां मिजोरम। बीजेपी ये कर सकती है जी, कि असेंबली हंग हो जाए। बीजेपी और ओवैसी की वजह से ये हो सकता है कि असेंबली असेंबली हंग हंग, हो जाए, तो ये भी कांग्रेस की जीत होगी। ये भी जी, कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस की केसीआर जीत के है। दिल्ली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उनकी सारी होशियारी की परीक्षा अभी केसीआर की अभी होनी है इस चुनाव में। जी, जी, जी। तो चलिए हम मिजोरम चलते हैं जहां 40 सीटें हैं। और मिजोरम की चर्चा तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कम ही होती है, लेकिन वहां एनएमएफ की सरकार है, 27 सीटें जीती थी। 40 सीटों में से कांग्रेस ने 4, बीजेपी ने 1 और अदर्स 8। तो मिजोरम की सूचना क्या है, मिजोरम क्या मिजोरम चाहता है? में ज्ञानेश्वर जी, बाकी 4 राज्यों में तो कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, करनी नहीं चाहिए है। लेकिन मिजोरम में जी, यथास्थिति रहेगी, वहां मिजो नेशनल फ्रंट फ्रंट की सरकार वापसी करेगी वहां। क्योंकि मिजो नेशनल जी, फ्रंट को लेकर के वहां कोई एंटी इनकम्बेंसी या कोई नाराजगी अभी नहीं दिखी है। और जो दूसरी जो लड़ने जी, वाली पार्टियां, कोई बड़ी पार्टी नहीं है, कोई बड़ी ताकत नहीं है जो लड़ सके। कांग्रेस कुछ एफर्ट ले रही है, चूंकि मणिपुर की घटना के बाद, मणिपुर में जो जातीय हिंसा चल रही है पिछले 5 महीने से, उसका बड़ा असर मिजोरम पर होगा, जी, क्योंकि वो एकदम बॉर्डर स्टेट है, उसके साथ लगी हुई सीमा है मिजोरम की और मणिपुर की। और मिजो जो आबादी है, जो वहां की जो जी, आदिवासी आबादी है, उसी का एक क्लैन जो है, एक शाखा मणिपुर में भी है। तभी आप देखिए कि जब यहाँ हिंसा भड़की और मणिपुर से लोग भागे, तो बड़ी संख्या में लोगों ने मिजोरम में जाकर के शरण ली। तो ये जो कुकी जोमी आदिवासी जी, हैं, जो जिनके साथ मैती लोगों का मणिपुर में झगड़ा चल रहा है, वो कुकी जोमी आबादी काफी उस तरह की आदिवासी आबादी मिजोरम में है। और अभी थोड़े दिन पहले उन जी, उन कुकी आदिवासियों के समर्थन में मिजोरम में एक बड़ी रैली निकाली गई थी, जिसका बीजेपी बीजेपी ने विरोध किया था। और जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। और वो रैली इतनी बड़ी थी, उस रैली में जी, मिजोरम के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। तो ये जो स्थिति है हम्म, वहां, मणिपुर की घटना का असर जो पड़ा है, उस असर ने वहां की आदिवासी और जी, क्रिश्चियन आबादी को, बड़ी आबादी क्रिश्चियन है, तो आदिवासी और क्रिश्चियन आबादी को जी, एकजुट कर दिया है मिजो नेशनल फ्रंट के फेवर में।
तो मोटे तौर पर जो जो वहां की स्थिति है वो वही रहेगी जो पिछले चुनाव में थी। मिजो नेशनल फ्रंट चुनाव जीतेगा, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेगी, बीजेपी एक सीट जीती थी पिछली बार, एक भी बचा पाए, मुश्किल है, हो सकता है एक बचा ले, हो जी। सकता है कोई एक बढ़ जाए या एक खत्म भी हो जाए। तो ये स्थिति है वहां, जो यथा स्थिति है वही रहनी है मिजोरम में। चलिए, मिजोरम में फिर से पुरानी सरकार आ रही है, यह भविष्यवाणी अजीत द्विवेदी कर रहे हैं। आज हमने 5 राज्यों के चुनाव के ऐलान के बाद क्या वहां समीकरण बन रहे हैं? देखिए, समीकरण भी, चुनाव तो अब शुरू हुआ है और महाभारत बहुत होगा, तो आगे क्या होता है, कौन सी चाल चली जाती है, कौन आगे जाता है, कौन पीछे जाता है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे समय समय पर। आज आप हमारे साथ जुड़े, अजीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।